Okay, let's start the class. So we are doing the topic of ratio analysis, questions from the past papers. N Limited is a trading company. The statement of financial position at 31st December 2021 is as follows. Calculate the following ratios for the year ending 31st December 2021. Stating the formula used. अच्छा सब में formula लाजमी बताना है आपको. सबसे पहला क्या है? ट्रेड पेबल्स टर्नओवर. अच्छा ये सारी इन्फॉर्मेशन भी कुछ दी हुई है. ट्रेड पेबल्स टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. क्या नेट प्रॉफिट मालूम है हमें? यस मालूम है. सही है. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. ट्रेड पेबल्स टर्नओवर, ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365. ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेज. ट्रेड पेबल्स कितने के हमारे? 42,000 अपॉन क्रेडिट परचेज. देखो टोटल परचेज हमारी 6 लाख की है, जिसमें से 80% क्या है? क्रेडिट पर है. तो 80% लगा लो 6 लाख का. ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर. देखो 600,000 की टोटल परचेज है, ऑफ विच 60%, 80% वर ऑन क्रेडिट. तो ये 80% लगा लो, उसको 4,80,000 हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 365. क्रेडिट के डे कैलकुलेट करें. शाबाश. जी 31.9 days. नंबर 2, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर. ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365. ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365. ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं हमारे? 30,000 के. अपॉन क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स क्या है? 30% है. टोटल सेल्स का जो 30% है वो है क्रेडिट सेल्स. टोटल सेल्स हमारी कितने की हैं? बताई हुई होंगी क्वेश्चन में. अच्छा टोटल सेल्स नहीं बताई हुई शायद हमें. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बताया हुआ 40% है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी बताया हुआ 420,000 है. ओके. तो यहाँ से हम सेल्स निकाल लेंगे. देखो मसला ये है, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है सब मेरे साथ हैं. सेल्स मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट. अच्छा सेल्स कितने की है हमें नहीं पता, वी डोंट नो. लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमें पता है. सेल्स तो हमें नहीं पता. सेल्स लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 40% है. इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है हमारे पास? 420,000 का. तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड. 420,000 डिवाइडेड बाय 40%. बताएं क्या आंसर आएगा? 420,000 डिवाइडेड बाय 40%. 420,000 डिवाइडेड बाय 0.4. 1,050,000. मल्टीप्लाई बाय 365. 30,000 डिवाइडेड बाय 1,050 मल्टीप्लाई बाय 365. तो ये आ जाएगा 10 days. अच्छा ये बात भी सही है. ये जो 1,050 जो आया, ये तो सेल्स, टोटल सेल्स आई हैं. इसका क्रेडिट सेल्स हमें बताई हुई है, कितनी दी हुई है? 30% है. ओके तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी. कितनी बन जाएगी फिर ये वैल्यू? 315,000. मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग?
जिस क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ ना हो ना, तो हम टोटल सेल्स को ही क्रेडिट सेल्स कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया हुआ 30% जो है वो क्रेडिट सेल्स है। हाँ जी। 30,000 डिवाइडेड बाय 315,000 मल्टीप्लाई बाय 365, 34.8 days। 34.8 days। Then return on capital employed। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके लिए क्या होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला भी लिखना है, फॉर्मूले के मार्क्स हैं, बताया हुआ स्टेट द फॉर्मूला यूज्ड। नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट कितने का हमारा? 182,000 का, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम क्या करेंगे? कैपिटल प्लस लोन। अब कैपिटल कितने का हो जाएगा? 1282। कैपिटल हो गया प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज 250,000। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा आपका 1282000 प्लस ये जो है ना टोटल, ये टोटल इक्विटी मीन्स टोटल कैपिटल, और प्लस डिबेंचर जो है नॉन करंट लायबिलिटीज हैं तो 250,000। मैं कर देता हूँ। 11.88%, ये आ गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और आगे चलते हैं नेक्स्ट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद नेक्स्ट क्या है? नॉन करंट एसेट टर्नओवर। नॉन करंट एसेट टर्नओवर फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला क्या है? देखो, हर फॉर्मूले का रूल ये है, जो चीज पहले बोली होती है ऊपर और बाद वाली चीज नीचे। दिस इज द ओनली फॉर्मूला जिसमें ऑपोजिट रूल है। टर्नओवर ऊपर आएगा, नॉन करंट एसेट नीचे। टर्नओवर ऊपर आएगा, नॉन करंट एसेट्स नीचे। और मल्टीप्लाई बाय 100 वगैरह कुछ भी नहीं होता, टाइम्स में आंसर आता है इसका। टर्नओवर मतलब सेल्स। टोटल सेल्स हमारी है 1050000 डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू 1520000। 1520000, ये आंसर आ जाएगा हमारा। कितने टाइम्स है बताओ? 10, एक जीरो कम लिखा है मैंने, हाँ? सही है, आप करें। 1050000। 0.69। ठीक है, नॉन करंट एसेट टर्नओवर आ गया 0 पॉइंट। ठीक है, नॉन करंट एसेट टर्नओवर हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नॉन करंट एसेट टर्नओवर टू डायरेक्टर्स ऑफ एन लिमिटेड। नॉन करंट एसेट टर्नओवर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या शो करता है नॉन करंट एसेट? हाँ, दिस शोज, हम लिखेंगे दिस शोज हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, how many times of non-current assets is turnover. The higher non-current asset turnover,
या a higher non-current asset turnover shows a positive sign. ठीक है ना, नॉन करंट एसेट के कितने गुना आपको सेल्स मिल रही है, अच्छी बात है ये तो। Explain one reason why shareholders will be interested in financial statements of a company. Explain one reason why shareholders will be interested in the financial statements of a company. Shareholders financial statements में क्यों interested होते हैं कंपनी के? ताकि उनको बिजनेस की परफॉर्मेंस का पता चले, ठीक है ना, टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस as compared to the previous year, previous years. ठीक है, to know the performance, to know about the performance of the business as compared to the previous years and other similar businesses. हालांकि ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन उनके इन्होंने दो मार्क्स का रखा है, तो मैंने एक पॉइंट में इसको डाल दिया, दूसरा पॉइंट मेरे पास है अलग से, वैसे इसको दो अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं। अगर दो अलग अलग पॉइंट आने तो क्या करेंगे, टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, एक और अलग से पॉइंट बनेगा, टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एज कंपेयर टू द अदर सिमिलर बिजनेसेस। ठीक है, इस तरीके से जाना है, अगर दो अलग पॉइंट बनाए जा सकते हैं ये। दूसरा पॉइंट मेरे पास है, इसलिए मैंने इसको एक ही पॉइंट में डाल दिया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, टू हेल्प, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग regarding further investments, further investment slash withdrawal या फर्दर इन्वेस्टमेंट बस कर दो, फर्दर इन्वेस्टमेंट्स इन दिस कंपनी। शेयर होल्डर्स को जाहिर है पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद फैसला करने में आसानी हो जाएगी कि हमें इस कंपनी में फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और शेयर खरीदने चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, guys, a sole trader provide the following information for the year ended 31st March 2020. अच्छा भाई, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, निकालना क्या है, कैलकुलेट द सेल्स फॉर द ईयर। सेल्स निकालनी है। सेल्स निकालने के लिए काम करेंगे हम, जो है ना, अगर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो है ना रिवर्स वर्किंग करेंगे, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद जो है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हेडिंग आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री, उसके बाद आएगा परचेजेस, उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री, देन ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस, तो फिर आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, विल स्टार्ट विद सेल्स। सबसे पहले बताएं, सेल्स हमें नहीं पता, ठीक है, सेल्स तो पता ही नहीं है हमें। अब क्या करना है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं पता, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री पता है, लिखा हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 40250 व्हिच वाज 15% हायर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी है 40250। बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे कि वो बोलेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो कितनी है, 15% हायर है, तो इसमें से 15% माइनस कर दो। ऐसा नहीं कर सकते, इस वैल्यू पे 15% नहीं लग सकता। ये देखो, हुआ ये है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 15% हायर है ओपनिंग इन्वेंट्री से, ओपनिंग इन्वेंट्री का ही 15% लगेगा। यानी कि मुझे ये कहना चाहिए कि ये जो 40250 वाली जो वैल्यू है, दिस रिप्रेजेंट 115%, और मुझे जो वैल्यू चाहिए वो ओरिजिनल 100% वाली चाहिए, मतलब बगैर इंक्रीमेंट वाली चाहिए। ये जो वैल्यू है 40250, ये कौन सी वैल्यू, इंक्रीज हुई हुई वैल्यू है। रूल ये है, जो वैल्यू गिवन होती है ना उसकी परसेंटेज डिनोमिनेटर में लगते हैं, और जो वैल्यू हमें चाहिए होती है उसकी परसेंटेज कहाँ रखते हैं, न्यूमरेटर में।
ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे, 40250 को मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 115 करेंगे ना, तो इसकी 100% वैल्यू, मतलब बगैर 15% इंक्रीमेंट वही भी वैल्यू आ जाएगी। बताएं क्या वैल्यू आएगी है। मेरी बात समझ रहे हैं, इसमें से 40,250 में 15% माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 115 करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 35,000। अब ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई 35,000। ओके, परचेज हमें नहीं पता, लेकिन बताया हुआ रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, 8 टाइम्स। ये देखो, ये कितना है, 8 टाइम्स है। तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। 8 = कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, 8 = कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड हो रही है, वहां जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 8 × एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। यस, क्या होगा, 35,000 प्लस 40250 डिवाइड बाय 2, 37625। करो जरा इनको मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, 301,000। ये आपकी हो गई कॉस्ट ऑफ सेल, 301,000। ठीक है, 301,000, ये क्या है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई, परचेज हो गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। परचेज हमें निकालनी है मतलब। अच्छा, अब बैकवर्ड रिवर्स वर्किंग करेंगे और परचेज कैलकुलेट करेंगे। देखो रिवर्स वर्किंग कैसे होगी, 301, देखो रूल क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करते हैं तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। मुझे इसमें से क्या निकालना है, जवाब दें, जवाब दें, बोले भाई। परचेज निकालना है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो रही है, वहां जाकर क्या हो जाएगी, भाई बोलना है यार, जैसे ही मैं वहां देखता हूँ आप लोग लिख रहे हो, मैं जब समझा रहा हूँ यहाँ देखो, ये वहां जाकर क्या होगी, प्लस। और फिर उसके बाद ये ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस है तो वहां जाकर क्या हो जाएगी, माइनस। तो बस अब इसको कर लें वर्किंग। देखो परचेज हम निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स 301,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 40250 माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री 35,000, 306,250। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि इससे ग्रॉस प्रॉफिट है कितना, ये बताया हुआ है कहीं, हाउ मच इज द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो दिया हुआ है 40% का। ग्रॉस प्रॉफिट खुद कितना है ये नहीं पता ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 30%। अब इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक मसला है लेकिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के लिए तो सेल्स पता होनी जरूरी है। देखो सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्जिन करते हैं ना अगर हम, सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्जिन तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्कअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे भी क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्जिन करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्कअप करेंगे, इससे भी क्या आएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो बात सारी ये है कि आप क्या कहते हैं, सेल्स मल्टीप्लाई मार्जिन तो कर नहीं सकते, आपको सेल्स तो पता नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे मसला ये आ गया कि मुझे मार्जिन पता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है। मैं दोनों में से कोई एक भी फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा हूँ ना। सोचो जरा, अगर मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स पता थी तो क्या पता होनी चाहिए थी, मार्कअप की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करता ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता। या तो दूसरी बात क्या थी, मुझे सेल्स पता होती तो मार्जिन सही है, अब उल्टा काम कर दिया इन्होंने, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट, मार्जिन टू मार्कअप कन्वर्जन। मार्जिन टू मार्कअप कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिन अपॉन 100 माइनस मार्जिन।
इंटू 100, ये आ जाएगा मार्कअप। इस वक्त मार्जिन कितना है हमारा? 30% है ना, 30/100 माइनस 30, यानी कि 30/70 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ जरा क्या परसेंटेज बनेगी? 42.86%। बस अब यही वैल्यू जो है ना उस पर अप्लाई कर दो, सेलिंग से उस पर, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर। 301000 मल्टीप्लाई बाय यही 42.86। अच्छा एक काम करो, 42.86 की जगह ना ये जो कैलकुलेटर में वैल्यू है ना पूरी वैल्यू रख दो ताकि एक्यूरेट आंसर है। अब 42.86 जो है वो राउंडेड ऑफ वैल्यू है ना, राउंडेड ऑफ वैल्यू करो, उससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर में फर्क आ जाएगा। एक काम करो, कैलकुलेटर में 46.86 के आगे ही बहुत कुछ होगा, पूरी लाइन भरी होगी, आंसर वो यूज कर लो। 301000 मल्टीप्लाई बाय आंसर परसेंटेज। मेरी बात समझ रहे हो? देखो ये 42.86 जो है ये राउंडेड ऑफ वैल्यू है। क्या आएगा आंसर? 30/70 मल्टीप्लाई बाय 100, 42.8571 समथिंग जो कुछ भी है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 301000 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज की वजह से 129,000 आ रहा है, पूरा पूरा एक्यूरेट आंसर। अगर आप 42.86 डालोगे ना राउंड ऑफ आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा आंसर ऐसा आएगा डेसिमल में। क्या हुआ, क्या परेशानी है? सामने बोर्ड पे लिख कर तो दिया मैंने, क्या करना है? अगर मैं डायरेक्ट 42.86% कर रहा हूँ ना तो हो रहा है क्या, रहा है 129,008.6 तरह से आ रहा है, राउंड ऑफ करो तो 129,000 ही बनता है। अब इसको बैकवर्ड वर्किंग करो। अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है, इन दोनों को ऐड कर लोगे, दोनों को प्लस कर लोगे तो मेरे पास सेल्स की फिगर आ जाएगी। देखो ये क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, बल्कि नहीं, मुझे क्या निकालनी है, सेल्स निकालनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को मान ले जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 129,000 प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, 430,000। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था, अब सारी वर्किंग वर्किंग भी हो गई है, अब बाकी पार्ट इजीली हो जाएंगे। पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर डेज। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। बताएं ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, क्वेश्चन में बताए हुए हैं ट्रेड रिसीवेबल्स 38,000 बिफोर अकाउंटिंग फॉर नेट कैपेबल डेट ऑफ 2,000 एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स व्हिच इज मेंटेन्ड एट 3.5%। अच्छा इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो 38,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, 38,000 में से पहले तो 2,000 माइनस कर दो, बचे कितने, 36,000। उसके ऊपर लगा दो कितना परसेंट, 3.5% का बैड डेट, डाउटफुल डेट 1260, भी माइनस कर दो, यानी कि 36,000 माइनस 1260, बचे कितने, 34740। ये अपडेटेड वैल्यू है ट्रेड रिसीवेबल्स की, 34740 अपॉन क्रेडिट सेल्स। सारी की सारी सेल्स क्रेडिट पर है ना, ठीक है, 430,000 पूरी सेल्स क्रेडिट पर है। बताएं क्या आंसर आ रहा है? 29.49%। ओके डेज में आएगा, सॉरी ये आंसर परसेंटेज में नहीं आएगा, ये डेज में आएगा। नंबर 3, पार्ट सी, कैलकुलेट द ट्रेड पेबल टर्नओवर डेज। ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 365। अच्छा ये 2 और 3 नहीं है, बी है और ये सी पार्ट है। ठीक है, ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 365। ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेज, ट्रेड पेबल्स कितने के हैं हमारे, देखते हैं हम।
ट्रेड पेबल्स बताए हुए क्वेश्चन में। अच्छा नीचे अलग से हैं, ओके ये देखो 22,000 के ट्रेड पेबल्स हैं अपॉन क्रेडिट परचेजेस। जितनी परचेज हैं सारी क्रेडिट पर हैं 306250 मल्टीप्लाई बाय 365। हाँ 26.2 days। Explain the effect on the liquidity of Gaia's business on your answers to part B and C. Explain the effect on the liquidity of Gaia's business. पार्ट बी और सी की वजह से देखो लिक्विडिटी पर कमेंट करना है हमें। क्या हो रहा है, ट्रेड पेबल रिसीवेबल के डेज कितने हैं, 29 days हैं, ट्रेड पेबल के कितने हैं, 26 days हैं। तो हम बोलेंगे अच्छा पिछले साल का तो नहीं दिया हुआ ना, हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना इतनी बात तो कर सकते हैं ना कि क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल डेज आर हायर देन ट्रेड पेबल डेज। एक बात ये हो गई, दिस शोज दैट our suppliers are giving less time to pay, whereas we are giving more time to our customers। अब देखो इस बात को पॉजिटिव भी ले जा सकते नेगेटिव भी, कोई एक जवाब नहीं है। अगर मैं पॉजिटिव ले जाऊंगा ना तो मैं क्या बात करूंगा, दिस विल improve the relations with customers and might increase sales volume। अच्छा फिर के बाद दिस विल ऑल्सो इन इम्प्रूव रिलेशंस विद सप्लायर्स। सप्लायर्स को हम जल्दी पे कर रहे हैं, रिलेशंस विद सप्लायर्स एंड कैश डिस्काउंट्स माइट बी अवेलेबल। कैश डिस्काउंट्स माइट बी अवेलेबल। ठीक है, अब ये बात हो गई काफी। इसके बाद लास्ट एक सेंटेंस लिख सकते हैं, हाउएवर इट माइट क्रिएट अ शॉर्टफॉल ऑफ कैश। ठीक है, क्योंकि हमारे सप्लायर्स लेट, हम जल्दी हम पैसे दे रहे हैं सप्लायर्स को, अपने कस्टमर्स को हर टाइम दे रहे हैं, तो हो सकता है कैश का थोड़ा सा शॉर्टफॉल हो जाए। 3 मार्क्स के लिए हमने ज्यादा ही लिख दिया है। ठीक है ना, बहुत है, इतना ही काफी है।